सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सी ए आयुष जैन और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 ऑफ सी ए इंटरमीडिएट, जैसे चार्ज ऑफ जीएसटी। सर, चार्ज ऑफ जीएसटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ईसीओ और कंपोजिशन लेवाई को कवर करेंगे। ये चैप्टर एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। ये वीडियो सर कौन देख सकता है? तो ये वीडियो आप अगर रिवीजन पर्पज से देख रहे हो तो भी देख सकते हो, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो यानी कि थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी है आपका आरसीएम का, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100% आ जाएगी, जिसमें इसलिए क्योंकि मैंने इसमें हर चीज़ कवर करी और जहाँ जहाँ एग्जाम्पल्स नेसेसरी है मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी रखे हुए हैं। ये पूरा वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा वो अपने नोट्स से करूँगा, जो कि मैंने 9 से 10 पेज में समअप कर दिया है, जो मॉड्यूल से बनाया हुआ है। इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहता है, कभी भी डाउट रहता है, आप यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मेरे को व्हाट्सएप में कभी भी मैसेज कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो के बाहर जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड है, आप सब कुछ पूछ सकते हो। और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखो, अच्छे से देखो, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प में जल्दी जल्दी अपन कवर करेंगे और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। जहाँ जहाँ याद रखने की ट्रिक्स ज़रूरी होगी वहाँ अपन याद भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक्चुअली में इस चैप्टर में होता क्या क्या है। तो सर पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करें। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करें तो सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट डील करता है। हम सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है। सेक्शन 9 के 5 सब सेक्शन है। सेक्शन 9(1) क्या बोलता है कि और जितने भी इंटर स्टेट सप्लाई होगी उस पर सीजीएसटी लेवाई होगा, एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो कि अपन पढ़ चुके हैं क्योंकि ये एग्जेम्प्ट होता है। बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 9(2) क्या बोलता है कि फॉलोइंग गुड्स पे सीजीएसटी अभी लेवाई नहीं होगा, बट ऑन अ फ्यूचर डेट लेवाई होगा, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एटीएफ और नेचुरल गैस। ये भी लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 9(3) सर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हमारा 90% ऑफ द टाइम यही सेक्शन को डिस्कस करने में लगेगा। 9(3) क्या बोलता है? गवर्नमेंट में नोटिफाई सच गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच टैक्स शैल बी डिस्चार्ज और आरसीएम बेसिस। मतलब सरकार ऐसे गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई करेगी जिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा और रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज टैक्स डिस्चार्ज करेगा। सेक्शन 9(4) क्या बोलता है? सेक्शन 9(4) बोलता है कि स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी, जो कि सर्विस प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए और रिसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन शेल पे आरसीएम। यानी कि सेक्शन 9(3) और 9(4) का कंपैरिजन करें तो सेक्शन 9(3) में भले रजिस्टर्ड सप्लायर हो चाहे अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो, भाई आरसीएम एप्लीकेबल होगा और रिसिपिएंट को ही टैक्स देना पड़ेगा। पर सेक्शन 9(4) बोलता है कि सप्लायर ऑफ द सर्विसेज को अनरजिस्टर्ड ही होना पड़ेगा, उसी केस में सेक्शन 9(4) अप्लाई होगा। सीए इंटरमीडिएट लेवल की बात करूं तो आपको ये कोर्स में नहीं है। सीए फाइनल में सिर्फ एक ही सर्विस नोटिफाई करी है, जो कि प्रमोटर वाली रहती है, कंस्ट्रक्शन सर्विस से रिलेटेड, जिसमें अनरजिस्टर्ड सप्लायर होता है और रजिस्टर्ड रिसिपिएंट होता है, जिसमें रजिस्टर्ड रिसिपिएंट टैक्स पे करता है। सेक्शन 9(5) सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की बात करता है और सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवल की बात करता है। हम इस वीडियो को क्रिस्प रखेंगे, आधे से 1 घंटे में कवर करेंगे, जिसमें हम सेक्शन 9(4) तक कवर करेंगे, यानी कि सेक्शन 9(5) और कंपोजिशन लेवाई। सेक्शन 9(5) और कंपोजिशन लेवाई की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी बहुत छोटी रहेगी और उसमें हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सर विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं सर। सेक्शन 9(3) पे 16 से 17 सर्विसेज दी हैं, जो कि हमको एक एक हम नीचे जाके डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहता हूँ कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, जिससे अगर आप लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप इजीली रिकॉल कर लोगे। तो जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल ये होता है कि अगर सप्लायर अपना गुड्स बेचता है रिसिपेंट को, तो रिसिपेंट से वो टैक्स कलेक्ट करेगा एंड सप्लायर विल पे टू गवर्नमेंट। लाइक एग्जांपल अपन लेते हैं, एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि सर मिस्टर ए है सप्लायर ऑफ गुड्स है, मिस्टर ए सप्लायर ऑफ गुड्स है, मिस्टर बी को उसने गुड्स बेचे और गुड्स की वैल्यू क्या थी? टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख रुपीज थी, जिसमें 18,000 का जीएसटी 18% लगा और 1,18,000 का मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बिल दे दिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बिल दे दिया और मिस्टर बी से पैसे मांगे, तो मिस्टर बी ने कितने पैसे पे करे? 1,18,000 ही पे करे, जिसमें से 18,000 मिस्टर ए ने गवर्नमेंट को दे दिए। यानी कि सप्लायर मिस्टर ए और सप्लायर ने ही रिसिपेंट से कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को दे दिया।
रिसिपेंट से कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को दे दिया। ये जनरल रूल है और ये होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब देखते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। सर केस दो लिखेंगे हम जिसमें सप्लायर रजिस्टर्ड है और सब सेकंड केस जिसमें सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। सप्लायर रजिस्टर्ड वाला केस देखते हैं कि सर मिस्टर ए जो है जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, उसने मिस्टर बी को सर्विसेज या गुड्स दी, 1 लाख रुपए का गुड्स दिया, 18,000 का 18% जीएसटी चार्ज करके 1,18,000 का गुड्स दिया, उसके साथ में बिल दिया। अब मिस्टर बी से पैसे मांग रहा था, तो सर आप मेरे को बताइए मिस्टर बी से कितने रुपए मांगेगा ये, क्या 1,18,000 मांगेगा या 1 लाख रुपीज मांगेगा? इसका आंसर है कि मिस्टर बी मिस्टर ए को सिर्फ 1 लाख रुपीज ही पे करेगी और बाकी मिस्टर बी गवर्नमेंट को 18,000 पे कर देगा। क्यों मिस्टर बी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं? क्योंकि इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है एंड रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। ऊपर वाले केस में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 1,18,000 रुपीज दे दिए थे एंड मिस्टर ए ने गवर्नमेंट को 18,000 पे किए थे। बट इस केस में मिस्टर बी सिर्फ 1 लाख रुपए इनको देगा और मिस्टर बी ही 1,18,000 रुपए गवर्नमेंट को दे देगा। मिस्टर बी के जेब से 1,18,000 ही गया है, बस डिफरेंस ये हो जाता है फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर पे कर देता है एंड रिवर्स चार्ज में रिसिपेंट को खुद पे करना पड़ता है। ठीक है, अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ही है जिसमें सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है। तो मिस्टर ए ने गुड्स प्रोवाइड किया मिस्टर बी को। अब बात आती है कि इनवॉइस कितने का बनाएगा। क्या मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपने बिल पे 18,000 चार्ज कर सकता है? तो आंसर इज नो। सिंस वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको जीएसटी चार्ज करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मिस्टर ए तो सिर्फ 1 लाख रुपीज का ही बिल बनाएगा मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी के पास दो लाइबिलिटी आ जाती है, मिस्टर बी के पास दो लाइबिलिटी आ जाती है। ऊपर वाले केस में सिर्फ एक ही लाइबिलिटी थी, दो लाइबिलिटी क्या कि एक तो उसको जीएसटी वाला इनवॉइस बनाना है और दूसरा 18,000 गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस केस में मिस्टर बी सेल्फ इनवॉइसिंग करेगा एंड 1,18,000 का बिल बनाएगा। पहला काम हो गया मिस्टर बी का। अब दूसरा काम क्या बाकी है कि सर 18,000 गवर्नमेंट को पे करना है, उसको 18,000 गवर्नमेंट को पे करेगा एंड ये हो गया हमारा दूसरा केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। मतलब मैं एक सम अप करूं, एक शॉर्ट में मेरे को बताता हूं, तो फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर पूरे पैसे ले लेता है रिसिपिएंट से एंड सरकार को दे देता है जीएसटी पार्ट। बट रिवर्स चार्ज में सप्लायर आधे पैसे लेता है रिसिपेंट से और बाकी आधे बोल देता है रिसिपेंट को कि भाई आप ही पे कर देना, क्योंकि इस केस में आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है, बिकॉज रिसिपेंट इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो अब हम जितने भी केसेस देखेंगे ना, जितने भी केसेस देखेंगे वो ये केसेस देख रहे हैं कि इन केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट केस बहुत ही टिपिकल है और बहुत ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। जीटीए यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होता क्या है। तो सर मान लीजिए मेरा एक ट्रक है, अब ट्रक वाला होगा जीटीए और यहाँ पे है एनी अदर पर्सन। अब एनी अदर पर्सन गुड्स वाले के पास गया कि जीटीए वाले के पास गया कि मेरे गुड्स जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करवाने हैं दिल्ली, मुंबई से दिल्ली मेरे को ट्रांसपोर्ट करवाने हैं। तो ये पर्सन अपने गुड्स ये ट्रक वाले को देगा और ट्रक वाला इसको एक कंसाइनमेंट नोट देगा एंड ट्रक वाला देन इस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा। तो ये जीटीए वाला है और ये पर्सन है। तो अब गुड्स इसके गए हैं तो जीटीए वाला इसको इनवॉइस देगा कि भाई मैं आपके गुड्स लेके जा रहा हूँ ना, तो इसके लिए मैं आपसे 1 लाख रुपए चार्ज करूँगा। अब क्वेश्चन आता है कि 1 लाख पे जो जीएसटी बनेगा वो इस पर्सन को पे करना है कि जीटीए को पे करना है, क्योंकि जीटीए वाले ने एक सर्विस तो प्रोवाइड करी है ना पर्सन को। जीटीए वाले ने क्या बोला यार कि मैं आपका गुड्स जो है ना वो लेके जा रहा हूँ, इतनी दूर ट्रांसपोर्ट करके जा रहा हूँ, तो उसका पैसे तो मैं लूंगा और उसके जो पैसे लूंगा मैं उसमें जीएसटी कौन चार्ज करेगा? आप चार्ज करोगे कि मैं चार्ज करूंगा? यही हमारा पूरा इस टॉपिक का ये पूरे टॉपिक हमारे अभी डिस्कशन है जिसको अभी अपन करेंगे। अब इसकी एक पहले प्लेन रीडिंग लेते हैं अपन। इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, मतलब अपन अब ए से लेकर जितना भी 15 से 20 केस देखेंगे उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा जिसमें रिसिपेंट इज लायबल टू पे टैक्स। प्लेन रीडिंग क्या बोलती है? सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ठीक है, बाय जीटीए टू किसको? एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी या फिर फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब अगर ये होता है ना तो आरसीएम में टैक्स पे करेंगे ये वाले लोग, आरसीएम पे टैक्स भरेंगे ये वाले लोग। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो ये बोलते हैं सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स
बाय रोड यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा, सर्विसेज का तो वैसे हो भी नहीं सकता है। और दूसरा बाय रोड होना चाहिए, बाय रोड होना चाहिए मतलब वेसल से हो रहा है ना, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, और जीटीए है ना जो पैसे मांग रहा था वही टैक्स पे करेगा। एयर से हुआ या रेल से हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। मतलब सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड होना चाहिए, ठीक है। और कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। जीटीए कौन होता है, जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड। ऐसा नहीं कि कल को मैं अपनी एक कार ले लूँ और कार से मैंने बोल दिया कि अपने दोस्त को कि भाई मेरी गाड़ी में भर दे सामान, मैं रख दूंगा तेरा सामान, दिल्ली पहुंचा दूंगा, तो मैं जीटीए बन गया। मैं जीटीए नहीं बन सकता क्योंकि मैं कंसाइनमेंट नोट नहीं इशू कर रहा हूँ, ठीक है। अब किसको प्रोवाइड हुई है सर्विस, तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, बट कुछ लोगों को छोड़ के। गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो रजिस्ट्रेशन तो लिए जीएसटी पर, क्यों लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सिर्फ टीडीएस काट पाए, टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट कर पाए, ठीक है। तो इनको हटा देंगे, यानी कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन गवर्नमेंट और फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब ये लोग रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो हमको कोई मतलब नहीं है, अगर इन लोगों ने सर्विस प्रोवाइड करी है ना जीटीए से ली है सर्विसेज, तो ये लोग को टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम में। कौन कौन है सर, फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर इसको याद कैसे करें, तो आपको 7% को कैसे याद रखना है कि एक तो रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, उसको हटा ही दो, और दूसरा बीएसएफ, बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले रहते हैं ना, जो हमारी रक्षा करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, बीएसएफ, बी S2, F2 और F2 और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। B फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, S फॉर सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, S फॉर सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, F फॉर फैक्ट्री एंड F फॉर फर्म, और दूसरे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब रजिस्टर्ड के बाद बीएसएफ, बीएसएफ के बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये आप अपनी ट्रिक बना के याद कर सकते हो, तो आप अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं सम अप करूं कि भाई जीटीए से अगर किसी से भी, जीटीए ने किसी को भी सर्विस प्रोवाइडेड करी है, इन 7 लोगों को सर्विस प्रोवाइड करी है, तो ये 7 लोग आरसीएम में टैक्स पे करेंगे। अब उसके बाद सर ऑप्शन एक आया ना, दिक्कत क्या थी कि जीएसटी जब आरसीएम पे पे करते हैं ना, तो आरसीएम वाली सप्लाईज को एग्जेम्प्ट मान लिया जाता है, और जो भी उस सप्लाई के लिए जो भी परचेजेस हमने करी होती है ना, उसका कोई भी आईटीसी नहीं मिलता है। तो यार जीटीए वाले लड़ने लग गए, जीटीए वाले बोले कि यार हमने ट्रक खरीदा है, हमने इतना सारा माल खरीदा, उसका तो आईटीसी हम क्लेम ही नहीं कर पा रहे हैं इस आरसीएम के चक्कर में। तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो आप लोगों को दोनों ऑप्शन दे देता हूँ मैं, आप लोगों को सिर्फ दोनों ऑप्शन देते हैं कि आपको अगर आईटीसी लेना हो, आईटीसी क्लेम करना हो, तो आप 12% टैक्स पे कर दो और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर दो। यानी कि आप जीटी हो, आप सामने वाले से इनवॉइस लोगे ना, तो सामने वाले से आप पैसे ले लेना और जीएसटी के, और हमको पे कर देना। या तो दूसरा 5% वाला आरसीएम पे करो। तो सर फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर विल पे 12% टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और फिर उसको बोला कि आपको जिसका आईटीसी लेना सबका आईटीसी ले लो। पर अगर दूसरा ऑप्शन लेते हो रिवर्स चार्ज वाला, तो सर्विसेज सप्लाइड टू 7 कैटेगरी ऑफ पीपल, 7 कैटेगरी ऑफ सर्विस कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन, बीएसएफ वाला और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो आरसीएम वही लोग सामने वाले पे करेंगे 5% पे, और आप जीटी हो ना, आपने जैसे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करवा रहे हो, खुद तो पे नहीं कर रहे हो, तो आप कोई आईटीसी नहीं लोगे। अब इसका अपन एक कंप्लीट एनालिसिस करते हैं कि सर दोनों केसेस में बात हो रही है सिर्फ 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन है ना, तभी फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज या जीएसटी लगेगा। ये 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन गायब हो जाते हैं ना, तो जीएसटी ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन बोथ केसेस एनी जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अदर देन 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन ना, तो जीएसटी ही एप्लीकेबल नहीं है। अब इसको हम समरी बनाते हैं कि मान लो जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज लिया, मान लेते हैं जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज लिया, अब उसने सर्विस प्रोवाइड करी 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन को, तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, तो बोले कि आरसीएम नहीं एप्लीकेबल होगा, फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए विल पे ओनली 12%। फिर से दूसरा केस देखते हैं कि जीटीए फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट करता है और उसने सर्विसेज अदर देन 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन को प्रोवाइड करी। कौन हो सकते हैं सर, हम जैसे जो बिना रजिस्टर्ड वाले पर्सन है, नॉर्मल अपना भाड़ा देके गुड्स ट्रांसपोर्ट कराते हैं, तो उसके लिए बोला है कि जीएसटी ही नॉट एप्लीकेबल, दोनों जन मत देना, ठीक है। तीसरा केस बोलता है कि जीटीए ने अगर रिवर्स चार्ज में ऑप्ट किया है और 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन को प्रोवाइड करा है, तो कोई बात नहीं, वो 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन पे लाइबिलिटी डाल दी कि आप लोग आरसीएम पे करो, और जीटीए को बोल दिया तू भाई अपना कोई क्रेडिट मत लेना। फोर्थ केस देखते हैं कि जीटीए ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट किया है और सर्विस प्रोवाइड करी अदर देन 7 कैटेगरी ऑफ वाले को, तो इसमें भी बोल दिया कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। आई होप दिस इज़ क्लियर, बहुत ही अच्छे से क्लियर है। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ओके।
तो हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि सर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाले पे। आई होप आपको समझ आ रहा हो, और अगर आपको समझ आ रहा हो, अच्छी लग रही है वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। सेकेंड चीज़ स्टार्ट करते हैं, सर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे आरसीएम कब एप्लीकेबल होगा। तो मैं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है। सप्लायर ऑफ सर्विस है बाय वाला पर्सन, और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है टू वाला। ठीक है, अब इसमें 5 कंडीशंस है और हमको पांचों कंडीशंस को देखना है और उसका एनालिसिस करना है। एक्ट बोलता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हुआ, पहली कंडीशन। ठीक है, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर हुआ, दूसरी कंडीशन। कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है ना वो भी इंक्लूडेड है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में, थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन, बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी वाला नहीं होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन, किसको सर्विस प्रोवाइड हो, बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी वाले को सर्विस प्रोवाइड हो। ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि टू वाले बंदे को, बॉडी कॉर्पोरेट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना है। और कोई भी कंडीशन नहीं मीट होती है तो बाय वाले को यानी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको टैक्स पे करना है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। एक एक का एनालिसिस करते हैं। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल यानी कि मोटर व्हीकल को रेंट पे दिया है। रेंटिंग ऑफ फुल व्हीकल वेयर पोजेशन इज गिवन, जहाँ पे ड्राइवर भी नहीं दिया है, सिर्फ आपको पूरा कार दे दी गई है। जैसे कि मैं ओला की बात करूँ ना, ओला की, तो ओला एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल नहीं है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इसलिए वो इस केस में कवर्ड नहीं होगी। बेस्ट एग्जाम्पल है जूम कार। जूम कार में पूरी कार ही आपको किराए पे दी जाती है कि आपको जो करना हो करो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड एनालिसिस बोलते हैं डिज़ाइन टू कैरी पैसेंजर। डिज़ाइन टू कैरी पैसेंजर यानी कि उसमें पैसेंजर को कैरी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ट्रक और ट्रैक्टर दे दिया, क्योंकि ट्रक और ट्रैक्टर का बेसिक नेचर गुड्स कैरी करना होता है, पैसेंजर का नहीं। ओके, थर्ड कंडीशन, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड मतलब मैंने अगर रेंट पे दी है ना गाड़ी, तो उसमें मेरा फ्यूल का कॉस्ट, मैं जो भी उससे पैसे लूंगा ना तो उसमें फ्यूल का कॉस्ट कवर्ड होगा, मैं अलग से पैसे नहीं मांगूंगा। फॉर एग्जाम्पल 50,000 पर मंथ इज रेंट ऑफ बस ओनली। सिर्फ अगर ऐसा बोलता है ना तो ये हमारा पूरा कंडीशन ही एप्लीकेबल नहीं होता, ये सेकंड वाला पढ़ रहे हैं वही एप्लीकेबल नहीं होता, और जीएसटी लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज में लग जाएगा। ठीक है, बट 50,000 पर मंथ इज रेंट ऑफ बस प्लस फ्यूल इज इंक्लूडेड, तो हमारी थर्ड कंडीशन मीट हो जाती है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। सर सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब जो कार अपनी दे रहा है वो कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी वाला बंदा नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप वाला हो, इंडिविजुअल हो, सब चल जाएगा, पर ऐसा नहीं कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बट रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन होना चाहिए, मतलब कौन गाड़ी उधार पे ले रहा है, भाड़े पे ले रहा है, वो बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। ठीक है, एक बार हम वापस इसको देखते हैं कि सर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पूरा पोजेशन गाड़ी का मिल जाना चाहिए। डिज़ाइन टू कैरी पैसेंजर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ट्रक और ट्रैक्टर दे दिया हो, प्रॉपर कार या बस होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ फ्यूल उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बाद में फ्यूल का पैसा अलग मांग रहे हो। कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एनी पर्सन अदर देन कंपनी, किसको कर रहा है, टू एनी कंपनी। ठीक है, अब एक छोटे से एग्जांपल में आपको लेके अपन इसको क्लोज करते हैं कि सर मान लो इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड ने टीसीएस प्राइवेट लिमिटेड वालों को बस दी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को लेके जाना और जो करना हो करना, तो क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इन्फोसिस भी बॉडी कॉर्पोरेट है और टीसीएस भी बॉडी कॉर्पोरेट है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं आयुष जैन एंड एसोसिएट सी ए आयुष जैन एंड एसोसिएट्स हूँ मैं। ठीक है, और मैंने अपना बस दे दी भाड़े पे किसको, टीसीएस वालों को, कि आप लोग अपने पैसेंजर्स को लेके जाना, तो क्या ये एप्लीकेबल होगा, क्या इस पे आरसीएम बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, और टीसीएस जो कि बॉडी कॉर्पोरेट है वो टैक्स पे करेगी। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, 4 से 5 कंडीशन है, आपको वो ध्यान रखना, उसके बाद कोई भी आंसर करना है। इसके बाद एक और चीज़ हमको ये देखना था कि सर अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, यानी कि ओला उबर वाली हम बात कर रहे थे, या तो जिसमें हमको पूरा पोजेशन गाड़ी का नहीं मिला हो। आई होप दिस इज क्लियर। सर 2 सर्विसेज देख ली जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल होता है, अब हम देखने जा रहे हैं थर्ड सर्विसेज। थर्ड सर्विसेज बोलते हैं लीगल सेक्टर की।
तो लीगल सेक्टर में आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि सर कोई भी एडवोकेट होता है, इंडिविजुअल एडवोकेट, वो भी किसी बड़ी बड़ी बिजनेस एंटिटीज़ को सर्विस देता है, केस लड़ने में हेल्प करता है, एडवोकेसी देता है। तो उस केस में एडवोकेट जो है अपना बिल बनाएगा, बिल बना के रेस करेगा। तो क्वेश्चन इस क्या वो बिल में जीएसटी चार्ज करेगा कि आरसीएम में बिजनेस एंटिटी को पे करना है? ये है हमारा क्वेश्चन इस टॉपिक का। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो लॉ बोलता है लीगल सर्विसेज सप्लाइड बाय एडवोकेट, ठीक है, सब सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। सप्लायर सर्विसेज इज सप्लाइड टू बिजनेस एंटिटी एंड बिजनेस एंटिटी जो रिसिपिएंट है इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ये चार कंडीशन फुलफिल होगी ना तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा एंड बिजनेस एंटिटी विल हैव टू पे टैक्स एज इट इज लायबल टू पे टैक्स। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। लीगल सर्विसेज सप्लाइड बाय एडवोकेट, ठीक है, मतलब सर्विसेज होनी चाहिए ना वो सिर्फ लीगल सर्विसेज होनी चाहिए। एडवोकेट कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा और एडवोकेट को ही अपने बिल में टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। फर्म ऑफ एडवोकेट यानी कि फर्म का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आती है इसमें, तो यानी कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, या फिर सीए सीएस और सीएमए लोग हैं, एडवोकेट नहीं है, सीए सीएस सीएमए है, वो भी तो एडवोकेसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लॉ के लिए उनको भी नॉलेज रहता है। तो अगर वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज में उन्हीं को टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन, सर्विसेज जो अप्लाइड है वो बिजनेस एंटिटी को है, बिजनेस एंटिटी को है, अगर तो फिर बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़े। पर इसका एक्सेप्शन ये है कि मान लो बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ही कम है और वो रजिस्टर्ड ही नहीं है उसका, यार अपन ने किसी एडवोकेट ने कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी और उसको बिल दिया, अब सामने वाला रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो बिजनेस एंटिटी की थ्रेशोल्ड से मीट ही नहीं कर रहा है, तो बोल दिया कि इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बिजनेस एंटिटी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंटल एंटिटी हो। फोर्थ कंडीशन की रिसिपेंट जो है ना वो टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। अगर वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है तो फॉरवर्ड चार्ज ही एप्लीकेबल हो जाएगा एंड एडवोकेट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा अपने बिल में लगा के। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद अपन फोर्थ से देखते हैं कि कोई भी सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, मतलब ट्राइब्यूनल ने कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी विल हैव टू पे टू ट्राइब्यूनल। तो इस केस में जीएसटी बिजनेस एंटिटी ही पे करेगा आरसीएम में एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विल नॉट रिकवर फ्रॉम बिजनेस एंटिटी, क्योंकि ये आरसीएम एप्लीकेबल होता है। कंडीशन ये है कि टैक्सेबल टेरिटरी में भी बिजनेस एंटिटी को होना चाहिए। ये हमारे 5 केसेस हो गए। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ वाली सर्विस यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज में कौन टैक्स पे करेगा? गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज है, एयरवेज है, कितनी सारी सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज है, वो सब सर्विसेज इंडिविजुअल को देती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कुछ भी चार्ज करता है अमाउंट, तो उसके उसमें जीएसटी कौन पे करेगा, ये हमारा इस टॉपिक का डिस्कशन है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो सर एनी सर्विसेज, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, ध्यान रखना बिजनेस एंटिटी, ठीक है, देन बिजनेस एंटिटी शेल पे आरसीएम, देन बिजनेस एंटिटी शेल पे आरसीएम, यहीं तक पढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है बिजनेस एंटिटी को और बिजनेस एंटिटी को बिल बनाती होगी कि मैंने आपको ये सर्विस प्रोवाइड करी है, बिजनेस एंटिटी उसको अमाउंट पे करती होगी, तो इस केस में बिजनेस एंटिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि दादा आरसीएम में आपको ही पे करना है, यानी कि गवर्नमेंट को पैसे अलग देना और आप आरसीएम में टैक्स पे अलग कर देना। बट आगे बोलता है कि एक्सेप्ट ऑन फॉलोइंग केसेस, यानी कि इन 4 केसेस में है ना, ये 4 केसेस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही एप्लीकेबल होगा और सरकार को बोल दिया है कि यार एक काम करना, इन चारों केसेस में है ना आप ही अपने बिल जो बनाओगे ना उसी में आप जीएसटी चार्ज कर देना और फॉरवर्ड चार्ज में खुद ही टैक्स पे कर देना। अब हम देखते हैं ऐसे कौन सी सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले बोला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब सरकार के नाम पे भाई लाखों एकड़, हज़ारों एकड़ की ज़मीन है, अब वो क्या है, रेंट पे दे रही है किसी को, तो रेंट पे दे रही है ना, तो इस केस में बोल दिया है कि रेंट पे दे रहे हो तो आप भी जो भी बिल बनाओगे और सामने वाले से रेंट लोगे ना तो उसमें आप खुद ही जीएसटी चार्ज कर लेना और फॉरवर्ड चार्ज में पे कर देना। बट इसमें दूसरी कंडीशन है कि रिसिपेंट को अनरजिस्टर्ड होना पड़ेगा, मतलब कि सरकार ने कोई भी ज़मीन अपनी किराए पे दी है और किसको किराए पे दी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है क्योंकि उससे हम टैक्स तो ले नहीं सकते इसलिए फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। बट अगर यहीं पे रजिस्टर्ड पर्सन को देती ना तो वापस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो जाता है और रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है, ठीक है। अब दूसरा बोलते हैं सर्विसेज बाय द वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल, एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट, गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज।
बहुत ही लॉजिकल है सर, बहुत ही लॉजिकल है। मान लो अगर ये पॉइंट नहीं होता, ये पॉइंट नहीं होता मतलब कि यहाँ पे भी इसके ये भी आरसीएम पे फॉलो होता है और उस पर भी आरसीएम पे इन लोग को टैक्स पे करना होता। तो हो क्या जाता है कि मान लो मैं घूमने जाता, रेलवे स्टेशन जाता, रेलवे स्टेशन में मैं टिकट लेता दिल्ली से मुंबई की 1,000 रुपये की, तो मैं टिकट के लिए 1,000 रुपये तो देता, बट मेरे पास आरसीएम की एक और लाइबिलिटी आ जाती कि भाई 180 रुपये से 18% है, मेरे को अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उसके बाद मेरे को 180 रुपये अलग से सरकार के खाते में जमा करने पड़ते। कितना हेक्टिक हो जाता है यार ये। ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग, जितने भी लोग टिकट ले रहे हैं, जो भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसिंग का फ़ायदा उठा रहे हैं, उन सबको जीएसटी पे करना पड़ता है। इसलिए इन 4 केस के लिए बोल दिया कि भाई सरकार एक काम करना, आप ही टैक्स पे कर लेना फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, एंड आप ही टैक्स पे करना, इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं है। कुल मिला के ऊपर वाले में रिवर्स चार्ज है, नीचे वाले में फॉरवर्ड चार्ज है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसके हम बात करते हैं सर एफ वाला पॉइंट। एफ वाला पॉइंट बोलता है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंटल राइट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। होता क्या है ना, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सर हम मुंबई चलते हैं 2-5 मिनट के लिए, घूम के आते हैं। मुंबई क्या है, मुंबई में आपको पता है सबसे ज़्यादा स्लम एरिया है, जितना ही डेवलप्ड है ना मुंबई, उससे ज़्यादा स्लम एरिया है उधर पे। तो ये एक था स्लम एरिया, ठीक है। स्लम एरिया में रहते थे रामू काका। रामू काका की छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने रामू काका की छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी। तो एक बड़ा सा बिल्डर आया रामू काका के पास और उनको बोला, यार एक काम करो ना रामू काका, मेरा प्लान ये है कि मैं इन बिल्डिंगों को सबको तोड़ दूंगा और यहाँ पे एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, आपके 100 घर को तोड़ के मैं 2 बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा जिसमें 100 फ्लोर्स रहेंगी सब कुछ, और मैं आपको इस पे 1 या 2 फ्लैट दे दूंगा। तो रामू काका ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, पर इस चीज़ के लिए आपको 10 साल लगेंगे। 10 साल लगेंगे तो मैं 10 साल कहाँ पे जाऊँ? तो बिल्डर ने बोला आप 10 साल कहीं और चले जाओ, उसके पैसे मैं आपको दे देता हूँ, 10 लाख रुपए दे देता हूँ। क्वेश्चन इज क्या ये 10 लाख रुपए बिल्डर ने जो रामू काका को दिए हैं वो फ्री में दे दिए हैं क्या? फ्री में नहीं दिए हैं। उधार दिए हैं क्या? उधार भी नहीं दिए हैं। तो क्या रामू काका ने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है क्या बिल्डर को? तो यस, रामू काका ने सर्विस प्रोवाइड करी है कि उनने अपना खुद का घर छोड़ के दूसरे घर में दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, और बिल्डर को एक फैसिलिटी दे दी है कि आप ये ज़मीन आपकी है, आप इसमें तोड़ के नया बिल्डिंग बना लो, घर बना लो। तो ये सर्विस प्रोवाइड में रामू काका ने 10 लाख का, इन केस मान लो अपन थोड़ा इजी करने के लिए 10 लाख का बिल दिया होगा। जब कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डर उसको पैसे दे रहा है तो बिल्डर बिल मांगेगा ना। तो 10 लाख का बिल दिया है, तो क्या 10 लाख प्लस 18% जीएसटी रामू काका चार्ज करेंगे क्या, या फिर 18% बिल्डर देगा? ये क्वेश्चन है हमारा, और इस टॉपिक की थीम ही है इस वाले पॉइंट की, क्योंकि जीएसटी तो लगेगा भाई। सरकार बोलेगी मैं किसी से जीएसटी तो लेना है यार, रामू काका से लूँ या बिल्डर से लूँ, अब आप लोग आपस में समझ लो। तो इसके लिए फिर लॉ बना दिया। लॉ क्या बोलता है, जस्ट अ सेकेंड। लॉ बोलता है कि सर, पहले एक प्लेन रीडिंग लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंटल राइट्स, यानी कि रामू काका ने डेवलपमेंटल राइट्स दिए, और फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर किस चीज़ के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब रामू काका भी हो सकते हैं, रामू काका प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकते हैं, रामू काका पार्टनरशिप हम कुछ भी हो सकते हैं। दिया किसको है? प्रमोटर को दिया है, ये ध्यान रखना, सिर्फ प्रमोटर को दिया। मतलब ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंटल राइट और ट्रांसफर ऑफ फ्लोर स्पेस इंडेक्स किस चीज़ के लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। किसने दिया? रामू काका ने दिया, एनी पर्सन ने दिया। किसको दिया? प्रमोटर को दिया। इस केस में प्रमोटर इज लायबल टू पे टैक्स, एंड जितना भी पैसा प्रमोटर उसको देगा वो आधा पैसा उधर दे देगा और बाकी आरसीएम में सरकार को दे देगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसका सेकंड पॉइंट सेम है, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड दिया है। रामू काका ने बोला यार 30 साल के लिए एक काम करो, ये ज़मीन ले लो, मैं पूरा आपको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ। ऊपर वाले केस में ज़मीन का हक ट्रांसफ़र कर दिया था, इसमें सिर्फ लीज पे दे दिए, रेंट पे दे दिए। पर 30 साल से ज़्यादा का रेंट होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा का रेंट होना चाहिए। एनी पर्सन टू प्रमोटर अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। सेम है, ऊपर वाले दोनों, नीचे ऊपर वाले सेम है। दोनों केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा, एंड 18% जो भी एप्लीकेबल रेट होगा वो बिल्डर को पे करना होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे मैं और लेक्चर्स डाल पाऊँ ऐसे। फिर स्टार्ट करते हैं हम आगे का डिस्कशन। आगे क्या बोलते हैं? सर्विसेज बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि हमारा थीम क्या है इसकी, कि यार इंश्योरेंस एजेंट आया, इंश्योरेंस एजेंट ने 100 रुपये का बिजनेस लेके आया, यानी कि 100 रुपये की प्रीमियम का एक
लाइफ इंश्योरेंस लेके आया। वो फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास गया कि सर मैंने यार इंश्योरेंस आपकी कंपनी को 100 रुपये का बिजनेस लेके आया, तो मेरे को 10 रुपये का वो दो ना यार, कमीशन दो ना। तो ये सर्विस जो प्रोवाइड करी है, किसने प्रोवाइड करी है? इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करी है। तो इसमें जीएसटी कौन पे करेगा? अब ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये एक्ट साफ साफ बोल देते हैं कि सर्विसेज बाय इंश्योरेंस एजेंट है और इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करी है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है और आरसीएम में रिसिपिएंट ऑफ सर्विस टैक्स पे करता है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे टैक्स अंडर आरसीएम। बट ध्यान रखना, सर्विसेज बाय एक्चुअरी मतलब इंश्योरेंस एजेंट ही होना चाहिए सर्विस प्रोवाइड करने वाला। मान लो एक्चुअरी था कोई और उसने प्रोवाइड कर दी लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड कर दी इंश्योरेंस कंपनी को, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही एप्लीकेबल होगा और एक्चुअरी वाले की ही लाइबिलिटी आ जाएगी टैक्स पे करने की, फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ अब अगले देखते हैं, सर्विसेज बाय रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग कंपनी। सर रिकवरी एजेंट कौन होता है? मान लो एसबीआई था, एसबीआई को 100 करोड़ का लोन दिया था, किसको दिया था? रामू काका को। अब रामू काका के घर जब भी ये लोन का पैसे मांगने जाते, रामू काका अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेते थे घूमने। तो एसबीआई ने बोला यार, एक अपॉइंट किया किसको? रिकवरी एजेंट को। रिकवरी एजेंट मतलब मुन्ना भाई एमबीबीएस गुंडा। गुंडे को बोला यार कि यार इससे रामू काका से पैसे निकलवाओ, 90 करोड़ निकलवा लेना, 10 करोड़ तुम्हारे। इन लोग गए, मारा कूटी करा और रामू काका से पैसे निकलवाए और दे दिया। अब इस केस में बोलता है कि यार कौन टैक्स पे करेगा? जीएसटी। तो यार रिकवरी एजेंट गुंडों से कैसे जीएसटी लेंगे? आप ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। इसलिए बोल दिया कि एक काम करना, बैंक इज लाइबल टू पे टैक्स। बैंक ने सर्विसेज ली है किसकी? रिकवरी एजेंट की, तो बैंक को ही टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। अगला पॉइंट देखते हैं, सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी टू आरबीआई। यानी कि आरबीआई की एक क्या कमेटी होती है? ओवरसीइंग कमेटी। और ओवरसीइंग कमेटी के जो मेंबर्स रहते हैं ना, वो अपने सजेशंस और अपनी सर्विसेज देते हैं बैंक आरबीआई को। तो वो भी जो अपनी सजेशन और सर्विसेज का एडवाइजरी का बिल रेज करते होंगे, तो उस बिल रेज में जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं, लाइबिलिटी आरबीआई के ऊपर ही आ जाती है और वो फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करती है। नेक्स्ट, डीएसए की सर्विस, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विसेज। सर इसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन है? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। सर्विस रिसिपिएंट कौन है? बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। तो जो भी डीएससी ने सर्विस प्रोवाइड करी है, उसका डीएससी जो बिल रेस करेगा, तो उसमें जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में पे होगा या रिवर्स चार्ज में पे होगा, ये हमारा डिस्कशन है। तो एक्ट बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होना चाहिए। कौन होना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप और एलएलपी। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन कंपनी, पार्टनरशिप और एलएलपी होना चाहिए, मतलब कि क्या, इंडिविजुअल होना चाहिए। और सर्विस को किसको प्रोवाइड करी हो? बैंकिंग कंपनी को या फिर एनबीएफसी को। बैंकिंग कंपनी को या फिर एनबीएफसी को। ध्यान रखना यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर्ड नहीं है। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने, जो कि इंडिविजुअल है, सर्विस प्रोवाइड करी है बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को, तो उस केस में बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है एंड दे विल पे टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस। ठीक है, बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी विल पे टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस। डीएसए, अगर मान लो डीएसए अदर देन इंडिविजुअल है, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट निकला, तो बॉडी कॉर्पोरेट निकला, खुद ही इतना बड़ा आदमी है, खुद ही रजिस्ट्रेशन लेकर टैक्स पे कर दे, फिर क्यों आरसीएम करेंगे? फिर फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स लगेगा। और मान लो सर्विस रिसिपिएंट एनी अदर पर्सन है, मतलब बैंकिंग कंपनी भी नहीं है और एनबीएफसी भी नहीं है, तो फिर उस केस में भी बोलेंगे बैंकिंग, डीएसए को बोलेंगे कि यार तूने बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को ही सर्विस देनी थी, तभी तेरे को हम लोग एग्जेम्प्ट कर रहे थे ना कि भाई आरसीएम में टैक्स पे करना। अब तूने किसी और को कैसे दी? तू ही पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट चीज क्या बोलते हैं? सर्विसेज सप्लाई बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। सर बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है? बिजनेस फैसिलिटेटर ये होता है कि जो बैंक को बिजनेस ला के देता है, बैंक को बिजनेस ला के देता है। कैसा बिजनेस? कुछ भी लोन लेके आ गया, या सेविंग खाता, उसने सेविंग का खाता खुलवा दिया किसी का, या करेंट अकाउंट का खाता खुलवा लिया। तो बैंक के लिए कोई भी अगर सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस फैसिलिटेटर, तो उसके लिए वो कमीशन मांगेगा। कमीशन मांगेगा कि बैंक से बोलेगा कि भाई मेरे को पैसे दो, और वो इनवॉइस रेस करेगा। तो अब क्वेश्चन है कि जीएसटी कौन पे करेगा? तो इस केस में बोल दिया कि बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है ना, तो वो आरसीएम पे टैक्स पे कर देगी, बिजनेस फैसिलिटेटर को नहीं पे करना है। ठीक है, बट ध्यान रखना, इसमें मैं सिर्फ बिजनेस फैसिलिटेटर बोल रहा हूँ, बिजनेस करस्पॉन्डेंट की बात नहीं कर रहे हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंट कुछ और होता है, क्या होता है अपन आगे देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना कि बिजनेस फैसिलिटेटर को ही सर्विस देनी है और बैंकिंग कंपनी को ही सर्विस देनी है। एनबीएफसी, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको सर्विसेज नहीं। ठीक है, तो अगर सप्लायर बिजनेस करस्पॉन्डेंट होता तो फॉरवर्ड चार्ज में देंगे, उसको सजा है कि यार तुमको बोला था ना
सप्लायर को कि बिजनेस ट्रांस फैसिलिटेटर उन्हीं होना चाहिए, ये करस्पॉन्डेंट निकला फॉरवर्ड चार्ज। रेसिपेंट भले वो बिजनेस फैसिलिटेटर था पर किसको सर्विस दे दी, इंश्योरेंस वाले को दे दी, एफआई को दे दी, एनबीएफसी को दे दी और किसी को भी दे दी, तो उसको बोल देंगे भाई फॉरवर्ड चार्ज में तो ही टैक्स पे कर। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक हम समरी देखते हैं बैंकिंग वाले को। हमने क्या क्या देखा सर, इंश्योरेंस एजेंट देखा, रिकवरी एजेंट देखा, डीएसए देखा और बिजनेस फैसिलिटेटर देखा। इंश्योरेंस एजेंट में किसको सर्विस प्रोवाइड करी, इंश्योरेंस कंपनी को, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करी तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा। रिकवरी एजेंट ने बैंकिंग को करी हो, एफआई को करी हो या फिर एनबीएफसी को करी हो, मतलब 3 लोगों को करी हो तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। डीएसए ने बैंकिंग और एनबीएफसी करी हो तो आरसीएम लगेगा, और बिजनेस फैसिलिटेटर ने सिर्फ बैंकिंग को करी है देन ओनली आरसीएम इज एप्लीकेबल। यानी कि इंश्योरेंस एजेंट में सिर्फ एक ही जन को करना है और बिजनेस फैसिलिटेटर को सिर्फ एक ही जन को करना है। इंश्योरेंस एजेंट को इंश्योरेंस कंपनी को देना है, बिजनेस फैसिलिटेटर को सिर्फ बैंकिंग वाले को देना है। रिकवरी वाले के लिए 3 बोल दिया कि भाई तू बैंकिंग को भी कर दे, एफआई को भी करके एनबीएफसी को भी कर दे। रिकवरी एजेंट की डिमांड ही इतनी है, कोई पैसे सब खा के भाग जाते हैं, इसलिए इतना उनको अपन बुलाते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए 3 छूट दे दी है। डीएसए को सिर्फ 2 दिए, बैंकिंग और एनबीएफसी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या अलग अलग होते हैं और आपको कैसे ध्यान में रखना है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर आप रिप्लेस कर लो ना एजेंट ऑफ बैंक। मैं आपको बोलता हूँ कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट को आप एजेंट ऑफ बैंक समझो, तो ये एक्चुअली में एजेंट ऑफ बैंक होते हैं, बैंक के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इसलिए इनको बिजनेस करस्पॉन्डेंट बोलते हैं। ठीक है, इनको तो बैंक मित्र भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, इन्हीं को बोलते हैं। तो आप बिजनेस करस्पॉन्डेंट मत पढ़ना, आप एजेंट ऑफ बैंक पढ़ना। तो एनी एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, यानी कि एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज टू एजेंट ऑफ बैंक। तो उस केस में किसके ऊपर लाइबिलिटी डाल दी, ऊपर वाले केस में बैंक के ऊपर डाल दी थी ना। अब बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक का एजेंट है ना, तो उसको भी बोल दिया कि तू बैंक का एजेंट है, मतलब तेरे को आरसीएम में टैक्स पे करना है। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत ही सिंपल था। तो ये हमारा बैंकिंग वाली सर्विसेज का एक क्रक्स में रिवीजन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बाय एनी पर्सन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सबको होता है कि सर बिजनेस ये सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, इसलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये है एक स्टेडियम और ये है इन्फोसिस। इन्फोसिस वालों ने 1 करोड़ का पेमेंट किया कि आप हमारी एडवर्टीजमेंट करना, आप हमारी एडवर्टीजमेंट नहीं सॉरी, आप हमारे स्पॉन्सरशिप करना। मतलब इन लोग ने मैच एक स्पॉन्सर किया। तो यहाँ पे जो नाम दिख रहा है, तो अब इसमें आप लोग मेरे को बताइए कि रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है और सप्लायर ऑफ सर्विसेज कौन है। इसमें सिंपल सा आंसर ये है कि सर जो पैसे देता है ना वो रिसिपिएंट रहता है। ध्यान रखना, जो पैसे देता है वो रिसिपिएंट रहता है। तो इन्फोसिस इसमें रिसिपिएंट है और सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, ग्राउंड वाला है। लोग अब हम उल्टा सोचते हैं कि स्पॉन्सरशिप सर्विस कर रहा है तो इन्फोसिस मतलब इन्फोसिस क्या है, स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। इन्फोसिस इज पेइंग, इन्फोसिस क्या है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम पढ़ते हैं इसका एनालिसिस कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, यानी कि ये एनी पर्सन हो सकता है। ये आयुष जैन प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, आयुष जैन प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, आयुष जैन बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, आयुष जैन पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, ये एनी पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस को या तो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट, या तो फिर पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। मतलब स्पॉन्सरशिप वाला कोई भी हो, और स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड किसको करना है, या तो बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को करना है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है। तो इस केस में इन्फोसिस इज लाइबल, इस केस में इन्फोसिस भले पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी, इट इज़ लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और ये 1 करोड़ रुपए इसको देगा, 18,000 रुपये, 18 लाख रुपए जो भी बनते हैं वो घर सरकार को देगा। अब अगर इन्फोसिस जो होता है वो प्रोप्राइटर होता तो क्या होता सर, इन्फोसिस प्रोप्राइटर होता तो क्या होता, तो भाई स्पॉन्सरशिप वाले ग्राउंड को एसी वाले को बोल दिए कि आप 1 करोड़ नहीं, इससे 1 करोड़ 18 लाख रुपए लेना और 18 जो है सरकार को देना। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म इन्फोसिस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा।
ठीक है। ध्यान कैसे रखना है कि सर जो पर्सन हु इज पेइंग द मनी है ना वो रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है, और अगर रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है एनी पर्सन अदर देन जो हमने बोला है मतलब बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, तो फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। और रिसिपिएंट जो है ना नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, मतलब इन्फोसिस क्या है टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड नहीं है, तो भी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। कुछ भी डाउट हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट देखते हैं सर, सर्विसेज बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू द सेड कंपनी। डायरेक्टर जो भी अपनी सर्विसेज देता है ना, डायरेक्टर इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर जो भी सर्विसेज देता है, एडवाइजरी देता है, उसका बिल रेस करता है कंपनी को और कंपनी उसको रेमिट करती है अमाउंट। तो इस केस में बोल दिया है कि डायरेक्टर एक काम करना, तुम टैक्स मत कलेक्ट करना, हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनी को ही बोल देंगे कि आप डायरेक्टली टैक्स पे कर देना। ठीक है, ध्यान रखना, इफ द टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सैलरी, इफ द टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सैलरी, तो फिर वो एग्जेम्पशन कैटेगरी में हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। नेक्स्ट एग्जांपल सर, सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या बोलता है कि मान लो एक सिक्योरिटी सर्विसेज की एजेंसी है और मान लो ये है कंपनी, तो कंपनी वालों ने बोला यार थोड़ा सा क्या बंदे भेजो, 10 से 12 बंदे भेजो हमारे यहाँ ड्यूटी करने के लिए। इसने बंदे भेज दिए, इसने इसको पैसे भेज दिए। थीम ये है कि सर जीएसटी कौन पे करेगा? क्या ये बंदे के साथ इनवॉइस तो भेजेगी यार, है ना, तभी तो पेमेंट हो, तो इनवॉइस में जीएसटी चार्ज कर लेगी, या फिर जो कंपनी है ना वो पैसे दे देगी, आधे आधे पैसे दे देगी इसको और आधे दे देगी सरकार को। ये हमारा डिस्कशन है इन सिंपल कि सिक्योरिटी सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में पे करेगा या फिर कंपनी रिवर्स चार्ज में पे करेगी। तो क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विस हो रही है और ये एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ये कंपनी नहीं होना चाहिए। एक काम करता हूँ थोड़ा सा, मतलब ये सिक्योरिटी सर्विस वाला है ना, ये कंपनी नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो चलेगा। और दूसरा वाला जो कंपनी वाला है ना, मतलब जो भी आदमी है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड हो, बट इसमें गवर्नमेंट को हटा दिया है और कंपोजिशन वाले को हटा दिया है, गवर्नमेंट को हटा दिया और कंपोजिशन को हटा दिया। मतलब कोई भी सिक्योरिटी सर्विस वाला हो, अदर देन कॉर्पोरेट हो, और किसी भी रजिस्टर्ड आदमी को प्रोवाइड करी हो सर्विस, तो रजिस्टर्ड वाले को आरसीएम में टैक्स पे करना है, सिक्योरिटी सर्विस को मार के चिल मारना है बैठ के, और ये आरसीएम पे टैक्स पे कर देगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा एनालिसिस ये देखना है कि सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कंपनी ने बोला यार तुम सीसीटीवी इंस्टॉल कर दो या 4-5 कुत्ते भेज दो। नो, अगर ऐसा होता है तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। ओनली सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस में आरसीएम लगेगा, सीसीटीवी डॉग स्नाइफर इन सब में फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। सप्लायर कौन होना चाहिए, सप्लायर कौन होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। रिसिपेंट कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, अगर अनरजिस्टर्ड हुआ तो फिर से फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं कॉपीराइट वाला टॉपिक। सर अब देखते हैं आगे वाले पॉइंट। आगे वाला पॉइंट क्या बोलता है, कॉपीराइट से रिलेटेड है। कॉपीराइट से रिलेटेड 2 पॉइंट है। सपोज चेतन भगत है, चेतन भगत ने एक बहुत ही प्यारी बुक लिखी जिसका कॉपीराइट उसने करवा लिया है। अब चेतन भगत खुद तो बुक बेचेगा नहीं क्योंकि वो ऑथर है, तो वो गया एक पब्लिशर के पास, और पब्लिशर से जो भी बुक्स सेल होती है ना चेतन भगत की, तो पब्लिशर से उसने बोल दिया कि आप मेरे को जो भी अमाउंट है उसका आप पे करते जाना। ठीक है, तो अब बात होती है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो सर्विस प्रोवाइडर है चेतन भगत है। और सर्विस रिसिपिएंट कौन है, सर्विस रिसिपिएंट है पब्लिशर, क्योंकि मैंने बोला था कि जो भी पैसे पे करता है ना, आपको ऐसे ध्यान रखना है, वो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होता है। तो इस ट्रांजेक्शन में जीएसटी कौन लगाएगा, क्या चेतन भगत जो पैसे ले रहा है उसमें जीएसटी चार्ज करेगा फॉरवर्ड चार्ज में, या फिर पब्लिशर आधे पैसे दे देगा चेतन भगत को और आधे आरसीएम में पे कर देगा सरकार को? ये हमारी थीम का डिस्कशन है। तो अब देखते हैं एक्ट क्या बोलता है। एक्ट बोलता है कि अगर कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है, ठीक है, और सर्विस इज सप्लाइड बाय ऑथर है, और रिसिपेंट इज पब्लिशर है हु इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो फिर आरसीएम में पब्लिशर टैक्स पे कर देगा। बट हुआ क्या ना, चेतन भगत बोला यार
यार मैं बुक लिखने के लिए ना 10 लोगों से कंसल्टेंसी लेता हूँ, एडवाइजरी लेता हूँ, पेपर यूज़ करता हूँ, उसका मेरे को आईटीसी नहीं मिल रहा है। तो अब सरकार ने बोला यार अब तुम आरसीएम में एक तो टैक्स भी पे करवा रहे हो बेचारे पब्लिशर से, तुमको आईटीसी भी चाहिए। तो उसके लिए क्या बोल दिया है चेतन भगत को कि यार एक काम कर, तो तेरे पास ऑप्शन दे देता हूँ, तेरे पास ऑप्शन दे देता हूँ कि अगर तेरे को फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है ना खुद ही, तो तू खुद पे कर लेना, ठीक है। उसलिए बस क्या करना है, कमिश्नर को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में, और 1 साल तक विड्रॉ मत करना। उस केस में जो है ना चेतन भगत खुद भी टैक्स पे कर सकता है फॉरवर्ड चार्ज में। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद बात आता है एक और कि सर ओरिजिनल ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क है या फिर म्यूजिकल वर्क है, किसने प्रोवाइड करा? म्यूजिकल कंपोजर ने, आर्टिस्ट ने, या फिर फोटोग्राफर ने। 3 लोग, म्यूजिक कंपोजर, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर। म्यूजिक कंपोजर, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, इन लोगों ने कुछ भी ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क दिया या फिर म्यूजिकल वर्क दिया, किसको दिया? म्यूजिक कंपनी को या फिर प्रोड्यूसर को। म्यूजिक कंपनी को या फिर प्रोड्यूसर को, दोज हु आर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा और म्यूजिक कंपनी और फिर प्रोड्यूसर को टैक्स पे करना पड़ेगा। इस केस में कुछ फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। स्टार्ट करते हैं दूसरा रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वाला। इसमें अमेंडमेंट है, आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है, जितने भी एग्जांपल्स होंगे आप मॉड्यूल में आप उनको भी एक बार देख लेना। मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि एक एनालिसिस बना के रखा है मैंने यहाँ पे, जिसमें आपको सारे केसेस कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल है सर, थीम समझ लेते हैं। मेरे पास एक फ्लैट है, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैंने किराए पे दी है, मैंने रेंट पे दी है। मैंने इन्वॉइस दिया सामने वाले को कि भैया तेरा 1 लाख रुपए का इन्वॉइस हो रहा है, किराएदार ने मेरे को पैसे डाले। क्वेश्चन आता है कि टैक्स कौन भरेगा? क्या मेरे को 1,18,000 रुपये करना है, या फिर 1 लाख यहाँ मेरे को देगा और बाकी 18,000 सरकार को देगा, यानी कि किराएदार जो भी है रिसिपेंट ऑफ सर्विस है वो आरसीएम पे करेगा। ये हमारा थीम है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं। एक्ट बोलता है रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, तो सर्विस बाय एनी पर्सन, सर्विस बाय एनी पर्सन मतलब घर है ना, रेसिडेंशियल घर, वो मेरा हो सकता है, मैं प्राइवेट लिमिटेड हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मेरा घर है ना, रेसिडेंशियल घर है ना, कंडीशन मेट। सर्विस बाय एनी पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, सामने वाला प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल है, जो भी है, सोल प्रोप्राइटर है, तीनों चीज़ एक ही होती है, सॉरी, बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, जो भी हो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने सर्विस प्रोवाइड करी हूँ, मैं एनी पर्सन हूँ और मैंने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अपना घर किराए पे दिया है, तो क्या बोलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसका एनालिसिस देखते हैं। सर सबसे पहली बात छोड़ दो अभी की फॉरवर्ड चार्ज की रिवर्स चार्ज। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल पर्पस के लिए अगर मेरा रेंट यूज़ हो रहा है ना, अगर कमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा है, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? टैक्स बिल्कुल लगेगा, 100% जीएसटी रहेगा। फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा, अभी नहीं पता, अभी अपन देखते हैं। बट कमर्शियल के लिए यूज़ हुआ है ना, तो आप लिख के ले लो, टैक्स लगेगा। अब अपन देखते हैं एक एक करके। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल के ही लग रहा है, लिए लग रहा है, तो फॉरवर्ड चार्ज में लग जाएगा। रिसिपेंट कोई भी हो, रिसिपेंट कोई भी हो, ठीक है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा है। अब बात ये होती है कि डीम्ड इसका प्रोविजन ये है कि रिसिपेंट से रिकवर करेंगे, आरसीएम लगेगा। तो इस केस में रजिस्टर्ड पर्सन है ना, तो आरसीएम में ले लेंगे। पर अब बेचारा सामने वाला रजिस्टर्ड ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो हम उससे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स रिकवर करेंगे। एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा हो तो। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, टैक्स 100% लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, अभी हमको देखना है। अब सामने वाला भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और यूज़ फॉर कमर्शियल पर्पस है, रिसिपेंट एनी पर्पस, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और बात अगर रेसिडेंशियल की बात करें तो डीम्ड प्रोविजन क्या बोलता है कि आरसीएम लगेगा। अब रेसिडेंशियल वाला है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल पर्पस के लिए ले लिया, रजिस्टर्ड है रिसिपेंट, हम आरसीएम ले लेंगे। अनरजिस्टर्ड है तो मैं कैसे सामने वाले को बोल सकता हूँ कि तू आरसीएम में टैक्स पे कर, इसलिए मेरे को ही टैक्स पे करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में। अब मेरी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज़ हो रही है, मतलब कुछ भी कमर्शियल काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट सामने वाला रिसिपेंट ही अनरजिस्टर्ड है, मतलब ये तो नॉर्मल बात हो गई ना यार। मैं कहीं बाहर रहता हूँ, मैं इंदौर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, मैं इंदौर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड से घर पे रहने के लिए घर लिया, तो क्या मेरे को जीएसटी लगेगा क्या?
बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कहीं जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, ना मेरा कुछ ऐसा पर्पज़ है, इसलिए एग्जाम्प्ट हो गया। बट अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और रेसिडेंशियल पर्पस के ही लिए यूज़ हो रही है, बट पर्सन रजिस्टर्ड है, यानी कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेट चुका है, तो आरसीएम में बोल दिया रजिस्टर्ड पर्सन की गर्दन पकड़ेंगे और उसी से हम बोलेंगे टैक्स पे करने को। आई होप दिस इज़ क्लियर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और सुन लेना। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो सर लास्ट बस हमारा बच्चा है एक लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय लेंडर टू बोरोवर, यानी कि लेंडर था, लेंडर के पास एक रिलायंस का शेयर पड़ा हुआ था, लेंडर ने ये सिक्योरिटी को लेंड कर दिया और बोरोवर से पैसे ले लिए, ठीक है। तो बोरोवर एक्चुअली है क्या? बोरोवर जिसने सिक्योरिटी ली है, बोरोवर मनी के टर्म्स में नहीं देखना है, तो बोरोवर ने लैंड सिक्योरिटी लैंड ली है और उसको पैसे दे दिए। तो रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट हमेशा यार जो पैसे देता है वो होता है, तो रिसिपिएंट इज बोरोवर, हेंस इन दिस केस बोरोवर विल पे द टैक्स एज आरसीएम इज एप्लीकेबल। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार क्विकली हम देख लें कि हमने क्या पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में। हाँ सर, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 दिए, जिसमें से हमने 9/3 के 15 से 16, 17 जितने भी पॉइंट्स थे वो सब पढ़ लिए। 9/4 9/4 एप्लीकेबल है नहीं आपके फाइनल में, 9/5 और सेक्शन 10 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी, ठीक है। डिफरेंस हमने देखा कि सर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज क्या होता है एक एग्जाम्पल के साथ में। उसके बाद जीटीए सर्विस प्रोवाइड वाला देखा, उसके बाद हमने देखा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, उसके बाद लीगल सेक्टर वाली सर्विसेज देखी, उसके बाद गवर्नमेंट जो सर्विस देता वो देखा, फिर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंटल राइट, रामू काका वाला एग्जाम्पल देखा, रिकवरी एजेंट, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, स्पॉन्सरशिप सर्विस वाला देखा, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वाला देखा, सिक्योरिटी सर्विस वाला देखा, कॉपीराइट्स के 2 केस देखे, फिर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डेलिंग और एट लास्ट लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। आई होप दिस इज क्लियर। पूरे कंसेप्ट आप लोगों के अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। कुछ भी डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट, अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय।